हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था कि चार्जिंग सेक्शन हर एक हमारे चैप्टर में आएगा। तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कब लगता है वो चीज़। कैपिटल गेन कब लगती है? जब भी कोई प्रॉफिट होता है, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र, किसी भी ट्रांसफ़र से ऑफ अ कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से, इफेक्ट इन द प्रीवियस ईयर शेल बी चार्ज टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्योंकि जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं टोटल इनकम की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स होते हैं। हमने पढ़ा है इंटर में 5 हेड्स होते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर हेड में ये चीज़ टैक्सेबल होती है इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। उस प्रीवियस ईयर में जिसमें हमारी ट्रांसफर टुक प्लेस हुई है। इसका मतलब क्या है ट्रांसफर टुक प्लेस का? अगर मान लो मैंने आपको बोला कि ये लो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ले लो, ट्रांसफ़र कर लो, रहने लग जाओ, तुम पैसे आधे अभी दे दो या आधे बाद में दे देना, अगले साल दे देना, या फिर मैं कहूँ पूरे पैसे अगले साल दे देना, तो क्या माना जाएगा? ट्रांसफ़र कब हुआ? तो ट्रांसफ़र उस साल में माना जाएगा जब, मतलब कैपिटल गेन हम उस साल में चार्ज करेंगे जब हमारा ट्रांसफ़र टुक प्लेस हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किया है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र की डेफिनेशन जो कि गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जो कि गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट्स तैयार किए हैं। कैपिटल एसेट क्या होते हैं, ये आते हैं हमारे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर मैंने आपको बताया 14 के अंदर। तो आइए पढ़ते हैं। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। कैपिटल एसेट में सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। मतलब बिजनेस की हो या घर की हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा, तो सारी प्रॉपर्टी आ गई क्या? क्या मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, मेरे पास ये पेंसिल है, मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये फ़ोन है, क्या सब कुछ सारी प्रॉपर्टी आ गई क्या? आंसर इज यस, सारी चीज़ें कैपिटल एसेट में आ गई। तो एक तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक जाल फेंका जहाँ पर सारी मछलियों को पकड़ लिया। अब कुछ मछलियाँ कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आ सकती, एक्सक्लूडिंग क्या क्या नहीं आ सकती? स्टॉक इन ट्रेड। क्यों नहीं आ सकती स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? हमारे स्टॉक्स जो ट्रेड में होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड है, वो कह रहा है भैया 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 मैं तो PGBP के अंदर टैक्सेबल लूंगा ना, मैं तो बिजनेस से रिलेटेड हूँ, मैं तो बिजनेस में सेल आउट होता हूँ, बिजनेस में परचेज आउट होता हूँ। तो मैं जब सेल आउट होऊंगा तो बिजनेस की इनकम में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर क्यों ले रहे हो कैपिटल गेन में? तो स्टॉक इन ट्रेड ने हाथ खड़ा करके किया, मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे नंबर पे आए मूवेबल पर्सनल एसेट। पहले यहाँ हम समझते हैं मूवेबल पर्सनल एसेट होते क्या है। मूवेबल पर्सनल एसेट का मतलब है वो एसेट जो कि पर्सनल है। हमारे पर्सनल एसेट्स जैसे हमारा मोबाइल है, हमारी कार है, हमारी बाइक है, मूवेबल होनी चाहिए। हमारी कार है, हमारा AC है, हमारा कुछ भी चीज़ है, हमारे कपड़े हैं, ये सारे जितने भी पर्सनली हम जो यूज़ करते हैं, इसमें आप जब डेफिनेशन आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे पर्सनली यूज बाय माई सेल्फ और माई फैमिली मेम्बर्स। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई कूलर है मेरे घर पे कोई भी माइक्रोवेव है, कुछ भी है, दैट इज़ माई पर्सनल एसेट, पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो वो जब मैं बेचूंगा तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा, कैपिटल गेन उसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि क्यों सर, उसको क्यों नहीं लिया गया? तो देखो भाई, टैक्सेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत चालाक है। तुम कहोगे कि पर्सनल एसेट नहीं ली गई, ये तो अच्छी बात है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा। नहीं, पता है क्या, यहाँ पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट खेल गया। अगर पर्सनल एसेट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती तो क्या होता? मान लो कोई पर्सनल एसेट है तुम्हारा, कोई मैं मानता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने एक टीवी खरीदा। मैंने टीवी खरीदा 50,000 का। मैं इसमें टैक्स लगाता हूँ, डेप्रीशिएशन लगाता हूँ, इसको कर देता हूँ 10,000 का। लेकिन जब मैं सेल आउट करने जाता हूँ तो मैं और सस्ता किसी को बेच देता हूँ या कुछ भी है, या फिर मैं दिखा देता हूँ कि ये 10,000 का हो गया और अब मेरी एसेट खत्म हो चुकी है, तो मैं अपना लॉस कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं हाई हैवी लॉसेस दिखा सकता हूँ अपनी पर्सनल आइटम्स में। दैट्स वाई इनकम टैक्स ने इसको मूवेबल पर्सनल एसेट को यहाँ से हटा दिया। कहते नहीं, तुम तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं चलेगी। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कहा ज्वेलरी इसमें इंक्लूडेड है,
ड्राइंग्स इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कोई भी ज्वेलरी तुम्हारी है तुम बेचोगे तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी, उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्क्रप्चर्स है, कोई आपकी मूर्तियाँ हैं, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, आपकी कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, आपने कोई ऐसा आर्ट बना के दिखा दिया है तो वो आपके पास कोई आर्ट है या फिर आपने ख़रीदा हुआ है कोई आर्ट, तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल गेन में आ जाएंगी, मतलब आपका कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। इसके बाद है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भैया इसने भी हाथ ऊपर किया, कह रहे देखो अगर कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है वो भी आपकी कैपिटल एसेट्स की भाषा से बाहर चली जाएगी, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की जब हम बात करें तो हम बात करें कि अच्छा मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हुआ तो हाँ वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अब बात होती है कि भाई रूरल एरिया डिसाइड कैसे होगा। मैं बोलूँगा रूरल एरिया का मतलब है जो अर्बन एरिया नहीं है। तुमने कहा फिर अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया लॉ ने बताया है किसी भी म्यूनिसिपैलिटी जो जुरिडिक्शन होता है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी जो जुरिडिक्शन होता है उसमें 10,000 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी म्यूनिसिपैलिटी जुरिडिक्शन में जिसमें 10,000 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो हमारा अर्बन एरिया हो गया। मैंने कहा अगर 10,000 से ज़्यादा अप टू 1 लाख होते हो तो उस म्यूनिसिपैलिटी जुरिडिक्शन से के अलावा 2 किलोमीटर का और एरिया। अच्छा सर अगर 1 लाख से 10 लाख तक के अगर लोग रहते हो तो उस म्यूनिसिपलिटी जुरिडिक्शन से 6 किलोमीटर का और एरिया, और 10 लाख से ज़्यादा लोग उस जगह पे रहते हैं तो उस म्यूनिसिपलिटी जुरिडिक्शन से 8 किलोमीटर का दूर का एरिया। तो वो सारा का सारा एरिया आपका अर्बन एरिया माना जाएगा। तो इस अर्बन एरिया से अगर मान लो मेरी लैंड यहाँ पर है तो ये रूरल लैंड मानी जाएगी। वो होना चाहिए कि वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी एरिया का जो म्यूनिसिपैलिटी जो एरिया होगा उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो ये रूरल एरिया रूरल लैंड मेरी मानी जाएगी, तो इसमें हमारा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है सर। इसके अलावा हमारे जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं 1999 के, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, तो उन पे भी वो भी हमारे कैपिटल एसेट की भाषा से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है, इसको हम मान सकते हैं जब हम कैपिटल एसेट की भाषा देते हैं कि सारी प्रॉपर्टी आती हैं, तो प्रॉपर्टी के अलावा क्या दूसरा आता है वो है ये। होता क्या था मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूँ। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ठीक है, अब हिंदी में बताता हूँ। होता क्या था पहले, क्या होता था पहले है ना, हमारे जब कांग्रेस का मतलब टाइम था हमारे इंडिया में, अभी से मैं 2014 से पहले की बात करता हूँ, तो हुआ क्या था हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, हमारी गवर्नमेंट बाहर जाती थी, वहाँ के इन्वेस्टर्स को बोलती थी आजा आजा। क्यों? उन्होंने बोला देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमारे यहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, देना ही नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो इंडिया में, अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पर जो भी मतलब शेयर्स बेचकर या डिबेंचर्स बेच के जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, तो वो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें लॉन्ग टर्म में फ्री हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में आपका 15% लग जाएगा। बस इतना सही है। और पहले यहाँ भी कम रेट हुआ करता था, वो चेंज होता गया, तो बस इतना सही है। तो क्या होता था, फॉरेन इन्वेस्टर आया, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद उसकी 200 करोड़ की वैल्यू हो गई। उसने जैसे टैक्स थोड़ा सा कैपिटल गेन में देना चाहा तो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए। उन्हें बोला, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला ये क्या बात हुई, तुम तो इतने हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला रहे हो, तो इसका मतलब तुम तो एक तरीके से पीबीजीपी की चीज़ें कर रहे हो, मतलब एक तरीके से तुम बिजनेस कर रहे हो। तो भैया निकालो 40% टैक्स, 30% प्लस 10% हमारा फॉरेन का लगता है इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो 40% टैक्स निकालो। तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ की गवर्नमेंट जो धोखा करती है, इंडियन गवर्नमेंट झूठ बोलती है। तो क्या हुआ, हमारे जो अभी जब मोदी सरकार आई तो हमारे जो अरुण जेटली सर थे, अरुण जेटली सर ने क्या करा, उन्होंने कहा तुम FII फॉरेन जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी वो सारी की सारी जब भी शेयर्स या फिर स्टॉक एक्सचेंज में डील करेगी तो उसमें से जितना भी उनका प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन के अंडर ही चार्ज होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमारा है 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारा 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ठीक है, डन डन डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक,
अब हमने पढ़ी कैपिटल एसेट की पूरी परिभाषा। इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स आपको अपनी बुक में मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखिए। मैं पहले आपसे पूछता हूँ, रुक जाओ यहाँ पे मैं छुपा देता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, जो यूटेंसिल्स हैं आपके घर पे, बर्तन हैं, क्या वो कैपिटल एसेट में ट्रीट होंगे? क्या उन पे कैपिटल गेन लगेगा? तो आंसर इज़ नो, नहीं। हमने अभी पूरी भाषा पढ़ी तो नहीं, उसमें हमारा कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि जो यूटेंसिल्स हैं माना जाएगा कि वो पर्सनल एसेट है, माना जाएगा वो पर्सनल एसेट है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास कोई सिल्वर यूटेंसिल्स है, मतलब चांदी का बर्तन है, तो क्या वो कैपिटल गेन माना जाएगा? तो आप सोच रहोगे हाँ, क्योंकि ज्वेलरी में आ रहा है तो माना जाएगा। लेकिन आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट आई थी कि हो सकता है कि इंडियन फैमिलीज़ में जो सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं उसमें लोग खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो उसको भी हम एक पर्सनल इफेक्ट दिया जाएगा। अच्छा, तो अब मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं तो क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? तो आंसर इज यस। क्यों भाई? गोल्ड के जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं उसमें भी तो खाना, मतलब गोल्ड के, सॉरी ऑर्नामेंट्स कह रहा हूँ, गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं उसमें भी तो खाना खाया जा सकता है। राजा महाराजा के टाइम पे खाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो भी राजा महाराजा के टाइम पे भी चांदी के बर्तन यूज़ किए जाते थे, सोने के इसलिए नहीं, क्योंकि सोने के बर्तन में खाने से हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए उसमें नहीं खाया जाता। तो इस पर गोल्ड के यूटेंसिल्स हम यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई उस पर कैपिटल गेन लगेगा। उसके अलावा आता है सिल्वर कॉइन्स, तो हाँ उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो किसी सिल्वर बार्स खरीद रहे हो और उससे तुम यूटेंसिल्स बना रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो मेरे घर में पड़े थे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था ट्रांसफ़र, जो कि आता है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। तो ट्रांसफ़र क्या कहता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र क्या कहता है। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर क्या कहता है, देखो अब ट्रांसफर की बात हुई है, जब तुम्हारा जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है तो उसी में तुम कैपिटल गेन चार्ज करोगे। ट्रांसफर क्या कह रहा है, अब पता है कई लोगों ने क्या कहा, जब हमने डेफिनेशन में दे दिया कि ये जब ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन चार्ज होगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अब कई लोगों ने कहा कि भैया मैं तो सेल कर रहा हूँ, क्या ये ट्रांसफर में माना जाएगा? आंसर इज यस। कई लोगों ने कहा अरे मैं तो एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं तो अपनी कोई चीज़ दे रहा हूँ, उसकी कोई चीज़ ले रहा हूँ, बार्टर सिस्टम खेल रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रांसफर तो पैसों में होता है। तो यहाँ लॉ ने कहा नहीं 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 नहीं, एक्सचेंज कर रहे हो तो भी ट्रांसफर माना जाएगा। फिर आए रिलिंक्विश एक्सटिंग्विश ऑफ एनी राइट, तो ये भी ट्रांसफर माने जाएंगे। रिलिंक्विश एक्सटिंग्विश क्या होता है मैं ये आगे बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे रिलिंक्विश का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे राइट टू सरेंडर ऑफ एसेट। जैसे मान लो मेरे को कोई राइट मिला ऑफ शेयर्स, तो मैंने शेयर्स का जब राइट मिला तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे रिलायंस का शेयर्स का भी राइट मिला था सबको, मैंने कहा यार मुझे नहीं खरीदा, मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया कि तू खरीद ले और इतने में राइट बेच रहा हूँ, तुम मुझे दे दे इतने पैसे। तो दैट इज राइट को रिलिंक्विश करना। इससे अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ रिलिंक्विशमेंट का। जैसे क्या हुआ, एक फादर ने अपने दो बच्चों को प्रॉपर्टी दी। अब एक भाई ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, वैसे ये होता नहीं है बट कई बार होता भी है, एक भाई ने कहा नहीं नहीं मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, मैंने दूसरे भाई को ही अपना राइट भी रिलिंक्विश कर दिया कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तू ही पकड़। तो दैट इज रिलिंक्विशमेंट। हो सकता है कि दूसरा भाई, पहला भाई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दे बदले में कुछ उसके पैसों के, तो पैसों के कुछ बदले में दे रहे हैं, तो दैट इज रिलिंक्विश ऑफ द राइट। तो वहां भी ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल एसेट का। ओके अभी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ, मतलब कंपलसरी एक्विजिशन हुआ किसी लॉ में बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो कई बार मान लो गवर्नमेंट को मेरा घर बना हुआ था, यहाँ पर मेट्रो जब बनानी है, मेरे घर को एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने बोला हाँ ये क्या बात हुई, एक तो तुमने मेरा घर एक्वायर कर लिया, मैंने तो ट्रांसफर नहीं किया था, तुमने तो मेरा घर हड़प लिया, पैसे दे दिए, हड़प लिया, तो दिस इज नॉट ट्रांसफर। तो लॉ ने दिया नहीं, कंपलसरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर ही माना जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके तो इसके बाद है आपने कोई कन्वर्जन किया, कन्वर्जन इन मतलब आपका कोई पर्सनल एसेट था, आप अपने उसको स्टॉक इन ट्रेड में ले आए, जैसे स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस में ले आए। जैसे आपके घर में कोई ज्वेलरी पड़ी थी, बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी महाराजाओं के टाइम की, आपने कहा यार क्यों ना मैं कोई
ज्वेलरी का ही बिजनेस कर लूँ, जब इतना सारा ज्वेलरी है तो आपने ज्वेलरी का नया नया बिजनेस शुरू किया, अपने घर की सारी ज्वेलरी भी आपने उसी में लगा दी, तो दैट इज़ कि माना जाएगा कि वो ट्रांसफ़र हो गया और उस पर भी कैपिटल गेन चार्ज होगा। इसके बाद है एनी ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसका मैं पॉइंट का मतलब बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हम कोई प्रॉपर्टी देते हैं, मैंने कोई प्रॉपर्टी दी, मैं तो मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे कागजाई कार्रवाई होती है, उसमें होता है एक पजेशन बोलते हैं इसे, पोसेशन नहीं पजेशन। तो पजेशन में क्या होता है, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे घर की पजेशन तुम अभी ले लो, तो जिस दिन तुमने पजेशन दे दी उस दिन कैपिटल गेन लग जाएगा, उस दिन आपका ट्रांसफर माना जाएगा। मैंने बोला कि तुम पजेशन अब रख लो, लेकिन बाकी की कार्रवाई हम अगले साल करेंगे, तो भाई अगर मान लो 29 मार्च को अगर पजेशन दे दी तो उसी साल में आपका वो कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं एनी ट्रांजेक्शन वेदर द वे ऑफ बिकमिंग मेंबर। अच्छा, ये वाला मैं पॉइंट बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इनमें क्या होता है, जब हम घर खरीदते हैं तो हमें वहाँ का एक शेयर भी खरीदना पड़ता है। मान लो मैं अभी जहाँ रहता हूँ देखिए BPTP, तो ये वाड्रा की प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या होता है, तो हमारे पास इसका एक शेयर भी है। अगर मान लो मैं किसी पर्सन को ये शेयर सर्टिफिकेट बेच देता हूँ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का राइट उसे बेच दिया। प्रॉपर्टी मैं कल को उसको दूंगा, लेकिन आज मैंने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, तो इसे भी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में मान लेते हैं। इसके बाद है द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। कोई भी मैच्योरिटी या रिडम्पशन हो गई जीरो कूपन बॉन्ड की, तो वो भी मानी जाती है कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाती है।